हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ज्योमेट्री से है उसका कराने वाला हूं। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है और स्पेशली जो हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं वो ऐसा कौन से रूल्स हैं और कितने क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी के जिसके तहत हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। ऐसा दो फिगर जिसका शेप और साइज दोनों एक समान हो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। दैट मीन्स जो आकार में और साइज में एक समान हो उसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। अब जहाँ तक ट्रायंगल्स का बात है तो ट्रायंगल में टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। इस 6 पार्ट्स में 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। आउट ऑफ दिस 6 पार्ट्स अगर हम लोग 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल दिखाएं तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये जो 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो कौन कौन से पार्ट होने चाहिए ये रूल के हिसाब से तय होगा। और जो रूल्स हैं, जो 5 कॉन्ग्रुएंसी के रूल हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि ये हायर क्लासेस में भी काम आती है और ना ही सिर्फ ट्रायंगल, अदर चैप्टर्स में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी है उसे हम लोग SSS दैट मीन्स साइड 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 से डिनोट करते हैं। What is SSS congruency? If 3 sides of a triangle are equal to 3 corresponding sides of another triangle, then we can say the triangles are congruent under SSS congruency. अब एग्जाम्पल के तहत अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को ले जो कि ऊपर बना हुआ है ABC एंड DEF, तो इसमें अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाए दैट मीन्स AB इज इक्वल टू DE, देन BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF, then we can say that triangle ABC congruent to triangle DEF। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर देखिए क्या है। जो नाम हम लोगों ने लिखा है ट्रायंगल का ABCDEF, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो भूल करते हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो फिर वो ये मान करके चलते हैं कि ट्रायंगल का नाम मैं जो भी लिखूं है तो कॉन्ग्रुएंट ही दोनों ट्रायंगल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। जैसे कि हमारा यहाँ पर AB इक्वल टू DE है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर ABDE होना चाहिए। तो अब देखिए AB यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर है जो ट्रायंगल का नाम हमने दिया है और DE यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर्स है और ये देखिए मैच कर रहा है AB इक्वल टू DE। इसी तरह से BC इक्वल टू EF है। अब इसमें देखिए BC क्या है, द लास्ट 2 लेटर्स है ऑफ द नेम एंड EF भी जो है वो इसका लास्ट 2 लेटर्स हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका मतलब है। और लास्ट AC इक्वल टू DF इज और C जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड लेटर है एंड DF इस ट्रायंगल में भी फर्स्ट एंड थर्ड लेटर है।
इससे इसका मतलब ये हुआ, इसे बताने के पीछे मकसद ये है कि आप लोगों को यह पता चले कि ट्रायंगल का नाम हम लोगों को किस तरह से लिखना चाहिए। ट्रायंगल का नाम हमें इस तरह से लिखना चाहिए ताकि उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो ट्रायंगल के नाम में ही ऐसा लगे कि वो इक्वल है। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, जिसमें कि हमने एस 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 से प्रूव किया है कॉन्ग्रुएंसी, तो रेस्ट जो 3 पार्ट्स इसके बच गए हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल होंगे और उसको हम लोग कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जो सीपीसीटी का कॉन्सेप्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो क्या होता है देखिए। जब ये 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय एसएसएस, तो इसमें 3 और क्या बच गए, 3 एंगल्स बच गए। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सीपीसीटी रूल से इक्वल होंगे। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग में है एंगल डी, तो यही दोनों एंगल इक्वल होगा आपस में। एंगल बी और एंगल ई दोनों इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, और एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल एफ बाय सीपीसीटी। देखिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए बस यहीं तक चाहिए हम लोगों को। लेकिन जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो उसके बाद जो बाकी के 3 इसके पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी सीपीसीटी रूल के तहत इक्वल होते हैं और इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता था कि सीपीसीटी क्या होती है और इसके तहत कौन सा ट्रायंगल का पार्ट जो है वो इक्वल होता है। तो ये एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी था, तो होप दिस इज क्लियर। द सेकेंड इज एसएएस। तो चलिए एसएएस हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है PQR और इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं MNT, राइट। तो अभी हमें एसएएस समझना है कि एसएएस क्या होता है। तो एसएएस में ही यहाँ पर मीनिंग छिपा हुआ है, साइड एंगल साइड। तो एंगल जो है वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर इसमें ये हो जाए कि PQ इज इक्वल टू MN एंड QR इज इक्वल टू NT, तो ये जो दोनों साइड इक्वल हुआ है, PQ इक्वल टू MN एंड QR इज इक्वल टू NT, तो अभी इसमें जो एक एंगल इक्वल होना पड़ेगा दैट इज A, वो कोई भी एंगल इक्वल होने से नहीं होगा। ये सिर्फ यही और यही एंगल इक्वल होना पड़ेगा। दैट मीन्स जो दोनों साइड का इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि इस दोनों साइड का जो कॉमन एंगल है, जो कॉमन वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, इसी को कंपल्सरली इक्वल होना पड़ेगा। तभी हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है यूजिंग द एसएएस रूल। और इसका जो नाम हम लोग लिखेंगे वो क्या होगा, ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ट्रायंगल MNT। और एक बार हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ से देखिए PQ इक्वल टू MN होना चाहिए, PQ इक्वल टू MN है। QR एंड NT, तो QR लास्ट 2 लेटर्स है, NT यहाँ पे लास्ट 2 लेटर्स है। और Q इक्वल टू N, Q जो है वो यहाँ पर मिडिल में है, N भी यहाँ पर मिडिल में है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पर इक्वल हो रहा है। तो ये एसएएस रूल के तहत दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने 2 रूल सीखा है, एक था एसएसएस और दूसरा एसएएस। अभी हम लोग 3rd रूल सीखेंगे और वो होता है ASA, दैट मीन्स एंगल साइड एंगल। ये रूल क्या है, अब ASA मतलब 2 एंगल और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए।
तो सपोज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N हो दोनों ट्रायंगल में, एंड एंगल R इज इक्वल टू एंगल T हो, तो जब ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो क्या कोई भी एक साइड इक्वल होने से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? तो आंसर इज नो, कोई भी साइड इक्वल होने से नहीं होगा। ये जो इंक्लूडेड साइड है इसी को इक्वल होना पड़ेगा। दैट मीन्स QR इक्वल टू NT, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरीली QR जो है वो NT के बराबर में ही होना पड़ेगा अगर हम लोग इसको ASA के तहत कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि Q इक्वल टू N और फिर P इक्वल टू M होता, तो उस केस में PQ इक्वल टू MN होना पड़ता। दैट मीन्स इंक्लूडेड साइड ही इक्वल होना पड़ता। तो ये हो गया ASA रूल। होप कि इसमें मुझे और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर चलिए मैं लिख ही देता हूँ कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MNT। अगर इसमें आप करस्पॉन्डिंग पार्ट चेक करना चाहते हैं तो देखिए Q इसका मिडिल में है, N भी इसके मिडिल में है और यहाँ पर Q इक्वल टू N होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर R इक्वल टू T, R इसके लास्ट में है, T इसके भी लास्ट में है, करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो रहा है। और QR द लास्ट टू लेटर, NT इज द लास्ट टू लेटर। दैट मीन्स एवरीथिंग इज परफेक्ट। हम लोगों ने जो ट्रायंगल का नाम लिखा है वो भी सही है, करस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल है, और इस तरह से ASA के तहत हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एक रूल SSS सीखे, दूसरा हमने SAS सीखा, तीसरा हमने ASA को सीखा, और चौथा हम लोग RHS सीखेंगे। सो व्हाट इज RHS? तो सबसे पहले RHS मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि RHS में राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसमें और एक कंडीशन है AAS, इसको हम लोग सीख लेते हैं कि AAS क्या है। तो अभी तक हमने आपको जितना भी रूल्स बताए उसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होना चाहिए था, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर दो एंगल इक्वल हो, कोई भी दो एंगल, सपोज एंगल P इक्वल टू एंगल M एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N, राइट? एंगल P इक्वल टू एंगल M, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल N। तो AAS क्राइटेरिया के तहत, AAS रूल के तहत ये जो साइड है, एक साइड इक्वल होना पड़ता है। तो आउट ऑफ द थ्री साइड्स कोई भी एक साइड अगर इक्वल हो, कोई भी एक साइड अगर QR इक्वल टू NT हो, या फिर यहाँ पर PR इक्वल टू MT हो, तो इस दोनों ही केसेस में AAS के तहत हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। क्योंकि एक जो रूल था ASA, उसमें इंक्लूडेड साइड ही इक्वल होना पड़ता, यानी कि इस रूल के तहत इस दोनों साइड को ही इक्वल होना पड़ता। लेकिन इस साइड को छोड़ करके अगर बचे हुए दो साइड में से कोई साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में, तो वो फिर AAS के तहत कॉन्ग्रुएंट होगा। होप दिस इज क्लियर and the meaning is very much clear. What is the difference between ASA and AAS? एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं, ASA और AAS में यही डिफरेंस है कि एंगल साइड एंगल में जो साइड होना चाहिए वो इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि दो एंगल का जो कॉमन साइड है, लाइक अगर P इक्वल टू M और Q इक्वल टू N है तो इंक्लूडेड साइड इसका PQ बनता है, तो PQ इक्वल टू MN होना ही पड़ेगा ASA के तहत। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, साइड QR इक्वल टू NT हो या फिर PR इक्वल टू MT हो, तो फिर वो AAS के तहत कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए अब एक लास्ट बच गया RHS, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
सबसे पहले तो RHS क्राइटेरिया सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही इम्प्लीमेंट होता है, ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए। तो अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल हो उसी में RHS क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट हो सकता है। यहाँ पर R से मतलब दोनों ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए, यानी कि एक एक 90 डिग्री कॉमन होना चाहिए, जो कि इस केस में एंगल B और एंगल E है, दोनों 90 डिग्री है। सेकेंड में दोनों का हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, एंड वी ऑल नो दैट कि अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज द हाइपोटेनियस। तो अगर ABC में B पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो इसका जो अपोजिट साइड है AC ये हाइपोटेनियस है, और इसमें जो E 90 डिग्री एंगल है एंगल E, तो इसका अपोजिट साइड DF हाइपोटेनियस बन रहा है। तो ये कंपल्सरली जो है इक्वल होना पड़ेगा, दैट मीन्स AC इक्वल टू DF होना ही पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सरी। और तीसरा क्या है, साइड, यानी कि जो दो साइड बाकी के बच गए हैं, एक बचा है AB और दूसरा बचा है BC, इधर में बचा है DE और इधर बचा है EF, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस। इस दोनों में से कोई भी अगर एक इक्वल है, अगर मान लीजिए AB इक्वल टू DE है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर RHS रूल। या फिर अगर BC इक्वल टू EF हो तब भी हम लोग लिख सकते हैं कि बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर RHS रूल। बट मैंडेटरली ये दो चीज़ जो इक्वल होना पड़ेगा, एक है 90 डिग्री इक्वल होना पड़ेगा और इसका हाइपोटेनियस इक्वल होना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। बाकी जो एक बच गया साइड, इसमें परपेंडिकुलर और बेस जो बाकी के दो साइड बच जाते हैं, उसमें से कोई भी अगर एक साइड कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे ट्रायंगल के इक्वल होगा तो वी कैन से बाय RHS द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। और इसका नाम अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। और अगर इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आप लोग चेक करना चाहें तो यहाँ पर देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। एंगल A ये तो हम लोगों का इसमें था नहीं इन्फॉर्मेशन में, B इक्वल टू E होना चाहिए, तो B इज द सेकेंड लेटर, E इज द सेकेंड लेटर, और AC इक्वल टू DF होना चाहिए, AC इज द फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, AC इक्वल टू DF होना चाहिए था, DF हो रहा है, और AB इक्वल टू DE यानी कि फर्स्ट टू लेटर इज इक्वल टू फर्स्ट टू लेटर। दैट मीन्स हम लोगों ने जो ट्रायंगल का नाम लिखा है ABC एंड DEF वो भी परफेक्ट है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर इक्वल इन शेप एंड साइज। दोनों का साइज और शेप अगर समान है तो फिर हम लोग उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं। ट्रायंगल के केस में भी यही है। और दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में देयर आर 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। आउट ऑफ द 6 पार्ट्स अगर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो दोनों ट्रायंगल में एज पर द कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जो 5 हमने बताया है, तो फिर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक बार जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो जो बचे के 3 पार्ट्स हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट वो भी इक्वल होते हैं अंडर द रूल CP/CT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। होप the topic is clear to you, and surely if you go through the video, this is really going to help you in the geometry portion of maths. Thank you all.